नमस्कार दोस्तों, शुक्ला एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल जो हमने वीडियो डाली थी डी ब्लॉक के लिए, उसको आगे बढ़ाते हुए डी ब्लॉक के बारे में आज हम बात करेंगे। हमने कर लिए थे बहुत सारे टॉपिक, लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि सर पेपर में मत कराओ, इसकी वजह से आज हम बोर्ड पे सब कुछ कराने के लिए आए हैं। तो हमारे जो लास्ट टॉपिक चल रहा था डी ब्लॉक का, उसमें हमको इसके गुणधर्म पढ़ने थे। क्या पढ़ने थे? गुणधर्म, जिसमें से हमको फर्स्ट था परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या। इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक रेडियन एंड आयनिक रेडियन। ठीक है। सेकंड नंबर पे था आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसको बोलते हैं आयनिक ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, सॉरी, आयनन ऊर्जा। नंबर पे है परमाणु त्रिज्या हो गई, आयनिक आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई, संकुल यौगिक का निर्माण, संकुल यौगिकों का निर्माण। ठीक है। फिर है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे। फिर करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण। इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है। और बेसिकली सारे के सारे इजी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है। ये टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं, क्लीन कर देते हैं। फर्स्ट आउट, फर्स्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या। एटॉमिक रेडियस को परमाणु त्रिज्या या आयनिक बोल सकते हैं। आयनिक तो बोलेंगे जब कोई आयन के रूप में हम बात कर रहे हैं, कि आयनिक त्रिज्या के रूप में हम बात कर रहे हैं, तो हम इसको आयनिक त्रिज्या बोल देंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं होता क्या है परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या। देखो, कोई एटम ले लिया मैंने, ठीक है। एटम में बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, तो वो पता है, नाभिक बोलते हैं इसको। ठीक है। आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक। अब देखो कि नाभिक बीच में है, न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस है, तो उस डिस्टेंस को बोलते हैं क्या? एटॉमिक रेडियस। क्या बोलते हैं? इस डिस्टेंस को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। तो अब इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, अब देखो ये न्यूट्रल है, मतलब उदासीन, उदासीन परमाणु दिया है मैंने। कैसा दिया? उदासीन परमाणु, इसको बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक। अब देखो, अब हमें जब 12th क्लास में हमें क्या होता है, लिखना होता है सब कुछ, तो उसके लिए हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ऐसा क्वेश्चन आता है कि डी ब्लॉक में एलिमेंट्स में एटॉमिक रेडियस को समझाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए एक बार नोट्स में, अगर बनाना है अच्छे से तो लिखें कि किसी भी परमाणु या आयन के
आउटर मोस्ट शेल मतलब बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की केंद्र, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की के मध्य केंद्रक से दूरी, या बाह्यतम इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य की दूरी को क्या बोलते हैं? परमाणु त्रिज्या। फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि कोई परमाणु अथवा आयन की बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी, उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। वैसे कोई दिक्कत तो बता देना, कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा। इसके बाद बात करते हैं ये ही, अगर ये तो मैंने उदासीन के लिए, न्यूट्रल के लिए बोल दिया। अगर सेम बात करता हूँ मैं किसकी, कैटायनिक कंपाउंड की, कैटायनिक एटम की। कैटायनिक एटम क्या होता है? डेट मीन धनात्मक, धनात्मक अणु। आपको पता है जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रांजिशनल एलिमेंट होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं। इसका मतलब होगा, और फिर हमने इसके गुणधर्म, इसके गुण पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें हमने बताया था कि संक्रमण तत्व होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? धातु होते हैं। क्या होते हैं? धातु होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो हमें पता है, नेचर मतलब कॉमन सेंस की बात है कि हमें पता है कि जो मेटल्स होते हैं सारे के सारे, उनका एक बिहेव होता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन का, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। तो मैक्सिमम जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो कैसा फॉर्म रखेंगे? धनात्मक अणु भी रखना पसंद करेंगे, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि धनात्मक जो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है कौन कौन सी ये शो कर रहा है, तो उसका पूरी हम देख लेंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे धनात्मक अणु की। कोई एक, यही सेम बात की मैंने, लेकिन इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियस के पास आउट पॉजिटिव चार्ज कब आया? हमने बोला इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो गया तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। सपोज करो यही एटम है, माना ये एटम कोई ए था, तो इसको आयन फॉर्म में कर दिया मैंने A+। वो कब होगा? जब ये ए एक इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर देगा तो इसको कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। सेम एटम की बात कर रहा हूँ। अब देखो ये आयन कंपाउंड हो गया। अब इसके इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस देखो, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक निकल गया, तो इसका ऊपर इफेक्ट पड़ा नहीं, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ गया आउटर मोस्ट शेल के ऊपर, तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगी और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? आयनिक रेडियस। ठीक है। अब देखो इसको दो डायग्राम बना के मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि हमेशा ध्यान रखना, जो धनायन होता है या कैटायन होता है, कैटायन की रेडियस हमेशा कम होगी किससे? न्यूट्रल से। यहाँ से क्वेश्चन आता है, और न्यूट्रल की किससे कम होगी? एनायन से। एनायन से। ये ऑर्डर याद रखना है कि कैटायन होता है, और उसका रीजन दे चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इसको, ये पावरफुल आदमी है, मतलब ऐसे बिहेव बात करें कि पावरफुल इंसान बीच में बैठा हुआ है और यहाँ से इतना डिस्टेंस पे एक आदमी है और ये इतना डिस्टेंस पे, तो नियति इसको खींच लेगा अपने पास, तो इसलिए इसकी रेडियस कम हो जाएगी। और अगर आयन की बात करता हूँ तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, मतलब दूर आ जाएगा, तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, तो एटॉमिक रेडियस ज्यादा हो जाएगी। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? तो साथ ही साथ लिख लेना, पहले तो एटॉमिक रेडियस डेफिनेशन लिख ली। आउटर मोस्ट शेल बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की नाभिक के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। और डी ब्लॉक के एलिमेंट संक्रमण तत्वों में धनायन की एटॉमिक रेडियस न्यूट्रल आयन से हमेशा कम होती है, जबकि एनायन की हमेशा ज्यादा होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर हम बात करें अगले टॉपिक की, अगर यहाँ तक इसको चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको लिख सकते हैं। सेकंड नंबर का पॉइंट था हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, इसकी बात कर रहे थे। अब ये सारा हम किसकी बात करें? वैसे आपने पढ़ी होगी 11th क्लास में
पीरियोडिक टेबल जब पढ़ा होगा तो आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन हम बात करते हैं संक्रमण तत्व की, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। तो इसके लिए बात करते हैं। देखो आयरन एंथैल्पी लिया, हमें पता है कि अगर मैं पीरियोडिक टेबल की स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो ऐसे होती है, देखो पर्टिकुलर। तो ये देखो, ये कौन सा, देखो ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक और ये डी ब्लॉक। हमें पता है कि जब इधर से इधर जाते हैं तो जेड इफेक्टिव अच्छे से आप जानते होंगे मेरे हिसाब से, वैसे बता देता हूँ कि जेड इफेक्टिव होता है न्यूक्लियस द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसे क्या बोलते हैं, कि न्यूक्लियस द्वारा अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी बोलते हैं जेड इफेक्टिव। ठीक है, जेड इफेक्टिव इधर से इधर ज्यादा बढ़ता है, जिससे साइज क्या होगा, साइज हो जाएगा कम, एटम ग्रेडियंट डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ तक ये तो एक तरह से आपको बेसिकली पता होगा। आयरन ऊर्जा की बात करते हैं तो आयरन ऊर्जा क्या होती है कि किसी भी कोई एटम है, इसमें न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जेड इफेक्टिव से एक दूसरे से बंधा हुआ है, मान लो ये बंधा हुआ है, ऐसे बंधा नहीं होता है, बता रहा हूँ आपको, ऐसा बंधा हुआ है सपोज किया। तो देखो आईपी क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन है किसी भी बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए या रिमूव करने के लिए, किसी भी बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, एनर्जी दी जाती है, उस एनर्जी को बोलते हैं आयरन एंथैल्पी या आयरन पोटेंशियल बोलते हैं। कहीं की किताबों में आईपी लिखा होगा या आई ई लिखा होगा, ठीक है, या आयरन ऊर्जा बोलते हैं। क्या तक समझ आ गया? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी एटम, गैसीय एटम, याद रखना, किसी भी गैसीय एटम के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं आईपी, आयरन एंथैल्पी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। एक सेकेंड, ठीक है। रिमूव करने के लिए एनर्जी देते हैं, आयरन एंथैल्पी कहलाती है। अब देखो मैंने इस पे इसलिए बोला था, इसलिए देखो इधर देखो, ये पूछ लेते हैं संक्रमण, जो संक्रमण तत्व है डी ब्लॉक के एलिमेंट है उनमें आईपी का क्या इफेक्ट पड़ता है डी ब्लॉक में सीरीज में। तो देखो हमने सीरीज पढ़ी थी 3D 4D 5D 6D। तो सीरीज ऐसे थी 3D 4D 5D और 6D, इधर चल रहे थे। अब देखो जब भी लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जो एटॉमिक ट्रांजिशनल एलिमेंट है उनमें लगभग क्या होता है, इधर जाके साइज लगभग क्या हो जाता है, इक्वली हो जाता है, इक्वली हो जाता है, लगभग सेम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेम हो जाता है। तो अब देखो जब सेम हो जाएगा साइज तो जेड इफेक्टिव का ऑर्डर क्या होगा, सेम इक्वली लगेगा सबके ऊपर। तो इधर से इधर जाते हैं तो आईपी की मैं बात करता हूँ तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस इसके बीच में रहता है। तो ध्यान रखना, इधर से इधर जाते हैं साइज डिक्रीज होते हैं, साइज डिक्रीज होगा तो एक बात सोचो, अगर इसका साइज डिक्रीज होगा तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ के रखेगा, नहीं रखेगा, रखेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ के रखेगा तो इसका मतलब उसको निकालने के लिए जो कोई एनर्जी देनी पड़ेगी वो कम देनी पड़ेगी, ज्यादा। ऑब्वियसली बात है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब इधर से इधर जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब साइज कम हो रहा है तो इसका मतलब एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इधर से इधर जाएंगे तो आईपी का मान हमेशा बढ़ता है। तो एक बार लिख लीजिए आयरन ऊर्जा की परिभाषा कि किसी भी गैसीय एटम या आयन से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को या आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए या रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे बोलते हैं हम क्या, आयरन एंथैल्पी या आयनिक ऊर्जा। और डी ब्लॉक के संक्रमण तत्व में जब हम
बाएं से दाएं की तरफ जाता है पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में, हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनिक एंथैल्पी का मान इंक्रीज होता है, जो लगभग इक्वली होता है, बराबर होता है। वो कितना है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, क्लिक कर दूं? ओके। अभी तक हमने 2 टॉपिक पढ़ लिया डी ब्लॉक के। थर्ड नंबर पे है धात्विक गुण। धात्विक गुण याद रखना, हमने पहले बोला था कि डी ब्लॉक के जो डी ब्लॉक है उसके सभी संक्रमण तत्व ट्रांजिशनल एलिमेंट कैसे होते हैं? ट्रांजिशनल एलिमेंट कैसे होते हैं? धातु। और धातु है तो उसका मतलब उनके बीच में कौन सा गुण पाया जाएगा? धात्विक गुण सभी में पाया जाएगा, कोई दिक्कत। अब भाई बात कर लेते हैं धात्विक गुण क्या होता है। कि धातु वो होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो मैक्सिमम टेंडेंसी जिसमें पाई जाती है उसमें क्या होता है? मेटल होता है, धातु होता है। ठीक है, तो डी ब्लॉक सभी ट्रांजिशन एलिमेंट है और धातु कहलाते हैं। अब धातु है तो ये क्या करते हैं? धातु होते हैं इसलिए क्रिस्टलीय संरचना निर्माण करते हैं, क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण कर लेते हैं, क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण कर लेते हैं। तो डी ब्लॉक के कौन कौन से करते हैं? एक तो करता है बीसीसी, दूसरा करता है एफसीसी और तीसरा करता है कौन सा? एचसीपी। इसको बोलते हैं काय केंद्रित, बॉडी सेंटर बोल देते हैं, काय केंद्रित निकाय। इसको बोलते हैं फलक केंद्रित या फेस सेंटर, फलक केंद्रित, फेस सेंटर बोलते हैं फलक केंद्रित। और इसको बोलते हैं हेक्सागोनल, मतलब षटकोणीय, षटकोणीय निविड़ संकुलन। जी आपने जो हमारा 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपने ये सारा पढ़ा होगा अच्छे से। ठीक, निविड़ संकुलन ये तीनों प्रकार की क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण ये कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। दोबारा बता रहा हूँ, धात्विक गुण होता है डी ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है? सारे सारे क्या होते हैं? धातु होते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो इसके बाद धात्विक गुण की बात करते हैं कि ये क्या क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण करते हैं। और जब क्रिस्टलीय संरचना निर्माण करते हैं तो ये कौन कौन सी क्रिस्टलीय संरचना बनाते हैं? एक आपने जो सॉलिड स्टेटस में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो उसमें हम बीसीसी, बॉडी सेंटर, क्यूब सेंटर और फेस सेंटर और हेक्सागोनल, तो काय केंद्रित, फलक केंद्रित और षटकोणीय निविड़ संकुलन का निर्माण ये कर देते हैं। मैं जल्दी बोल रहा हूँ, दोबारा बोल देता हूँ कि काय केंद्रित और फलक केंद्रित और षटकोणीय निविड़ का निर्माण ये कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से क्लीन करते हैं। फोर्थ नंबर पे है ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक, क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण संख्या। देखो आपके सामने हम पूरा पढ़ेंगे, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और ये आपको याद रखना, मतलब क्या इसमें लिखाते बहुत है कि ये ऐसा शो करता है, ये ऐसा शो करता है कि क्रोमियम ये एक्सेप्शंस करता है, मैग्नीज ये करता है। तो उसको याद करने के लिए हम बेसिकली सारा पूरा लिख के, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें समझने की जरूरत है इस चीज को। अगर हम अच्छे से समझ गए तो हमें लिखने की कोई आवश्यकता इसके लिए नहीं पड़ेगी। तो हम देखते हैं 3D सीरीज की हम बात करते हैं, सब जगह 3D सीरीज को पढ़ के चलते हैं हम। तो देखो स्कैंडियम, मैं पूरी टेबल बनाऊंगा, क्यों कैसी? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। यहाँ तक सबको आता है और मैं इसको पहले पढ़ा चुका हूँ। एक
टेबल बनाइए कौन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, क्यों करेगा। देखो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमने ये पहले पढ़ा हुआ है। इसका एटॉमिक नंबर ही बता दीजिए आप, 21, 22, 23, एक सेकेंड इंक थोड़ा हो रहा है, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। देखो हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था। इसका होता है ऑर्गन 18, 18, 3D, 4s2, 18 2 20 और 21, ये पढ़ा था। इसकी बात करते हैं तो हम सीधा लिख रहा हूँ 3D2 4s2 D3s2। ये एक्सेप्शन था D5s1, D5s2। समझ आ रहा है ना, D क्यों लिख रहा हूँ, 3D हटा के गैर कम है इसलिए आपको पहले लिखा चुका हूँ ये सब, है ना। D6s2, D7s2, D8s2, D10s1, ये भी एक्सेप्शन है, याद रखना D10s2। ये अच्छे से आता है, ये मैं सब कुछ करा चुका हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। देखो अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उतना चार्ज उसके ऊपर अपोजिट चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा। मान लो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझिए, जैसे एग्जांपल ले लो, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, जैसे जिंक है। जिंक अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो Zn2+, मतलब इसका अपोजिट चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन निकले इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रिमूव कर दिया, ठीक है, ऐसे इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा। ठीक, अब देखो इधर हमें पता है, देखो इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा है। यहाँ पे बहुत इतना लिखाते हैं, काफी सारा लिखाते हैं, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, सारा इसमें समझना है हमको अच्छे से। ठीक है, देखो D1 है, 4s2 है। हमें एक बात तो पता लग गया कि 4s2 है, मतलब s के 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रिमूव करेगा। क्या करेगा, क्योंकि भाइब्रेशन फोर्स है, ये बेसिकली सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करेगा, तो ध्यान रखना इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो आएगी। साथ ही साथ अब देखो 3D1 है, पर आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि अगर हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड की बात करता हूं तो ये हमेशा क्या होता है, स्टेबल होते हैं। अब D 0 हो जाएगा, अगर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब ये क्या करता है +3। अब देखो एक बात बताओ, इसको भी डोनेट, दोनों डोनेट कर दिया, ठीक है, तो एक तो या तो ये शो कर सकता है, ये इसमें स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा लग रही है आपको, +2 कि D के पास एक हो जाए। अरे याद रखना कि जब भी हाफ फील्ड या फुल फील्ड या 0 इलेक्ट्रॉन जब D में हो तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। दैट मींस इसकी स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा है, +3 ऑक्सीडेशन, क्योंकि D 0 आ गया, D 0 S 0 सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड हो गया +3, ये वाला कंपाउंड। ठीक है, दूसरा इसकी बात करता हूँ, इसमें देखो +2 करेगा, +3 करेगा, +4 करेगा। इधर देखो +2 करेगा, +3 करेगा, +4 करेगा, +5 करेगा। इधर देखो सब एक ये ही, या ये क्रोमियम और कॉपर, देखना अभी बात करते हैं, बाद में बताएंगे। +1 करेगा, +2, +3, +4, +5 और +6। ठीक है, ये देखो +2, +3, +4, +5, +6 और +7। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट इज डिनोटेड बाय +7 एज एग्जांपल ऑफ मैग्नीज, मतलब Mn सबसे ज्यादा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा इस ट्रांजिशन एलिमेंट में।
इसकी बात कर रहे थे। अब देखो D6C। अब आप ना मेरे को बताया, आप पता है क्या करोगे, आप 8 भी करोगे इसकी, देखो +2 कर दिया, +3 कर दिया, +4 कर दिया, +5 कर दिया, +6 कर दिया, +7 कर दिया, +8 करने की कोशिश करोगे, +7 करने की कोशिश करो। अब देखो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसके स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूँ अकॉर्डिंग ऑफ हुंड के अकॉर्डिंग ऐसे फील करते हैं हम, ठीक है। तो 2 3 4 5 6, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास, +2 और +3, ठीक है। इसको मतलब +8 तो शो कर ही नहीं सकता, कैसे करेगा, मतलब 4 ये कर दिया, 2 ये कर दिया, +6 तक कर देगा, तो इसका मतलब +7 और ये नहीं शो करेगा, +7 और +8, ठीक है। वैसे मैक्सिमम स्टेबिलिटी दोनों में होती है, +7 +3 शो करता है, +2 +3। इसकी मैं बात करता हूँ +2 +3। अब देखो इधर देखो 7 है, तो 6 3 हो गया और एक 7, मतलब +3 3 और 2 4, मतलब 4 और 5 तक ये शो करेगा, समझ आया। इसका मतलब ये होता है कि अगर अभी इसमें अच्छे से बात करेंगे निखिल की बात करें तो निखिल कितना होता है, +2 तक करेगा, +3 8 है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 2 ये और 2 ये 4, +4 तक ही शो कर सकता है, ठीक है। अगर कॉपर की बात करें तो D10 आ गया, D10 आ गया, दैट मींस क्या होगा, फुल स्टेबल कंपाउंड हो गया, तो एक तो एक +1 कर देगा, ठीक है। अब D10 कंपाउंड टूटेगा क्या, तो कौन सी करेगा, +2 +1, ठीक है। और कभी कभी कॉपर +2 भी शो करता है, ठीक है। जिंक की बात करते हैं ये हमेशा +2 करेगा, क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन डिवाइड देगा आराम से, यहाँ तक समझ आ गया। अब कौन कैसे करेगा, देखो इधर देखो +2 कौन कौन कर रहा है, सारे के सारे +2 कर रहे हैं। पहले +1 की बात है, +1 कर रहे हैं ये, एक तो ये और एक ये, तो याद रखना लिख लो अच्छे से कि ट्रांजिशनल एलिमेंट में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन करता है, क्रोमियम और कॉपर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका रीजन ये है क्योंकि इनके पास कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इनके पास प्रेजेंट हो गया, जिसकी वजह से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, +1, ठीक है। फिर बात करते हैं कि +2 सारे कर रहे हैं, +6 करता है कौन, क्रोमियम, +6 करता है, +7 अगर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन करता है, Mn मैग्नीज, वो कितनी, +7, ठीक है। एक सेकेंड, देखो ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा है, तो +7 सबसे ज्यादा कर रहा है, +1 ये कर रहा है, जिंक ओनली +2 शो कर रहा है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात ध्यान रखना कि हमने देखा कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर रहा है ट्रांजिशन में, तो याद रखना अगर मैं यहाँ तक एक बार इसको अच्छे से नोट कर लेना, टाइम दे रहा हूँ आपको, एक बार नोट करवा अच्छे से, मैं रख देता हूँ। कर लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। देखो पहली बात क्या थी कि क्रोमियम और कॉपर कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट्स रहते हैं, +1, ठीक है। इसका रीजन ये होता है कि इनके पास क्या होता है, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। दूसरा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो किसकी होती है, Mn, वो कितनी होती है, +7, क्यों, क्योंकि पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, D0 इलेक्ट्रॉन विन्यास कर देता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, D5 4s2 होता है, जिसकी वजह से पूरे डोनेट कर देता है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है।
की बात करते हैं। याद रखना कि जो ट्रांजिशनल एलिमेंट होते हैं वो दो तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। एक करते हैं आयनिक बॉन्ड, दूसरा करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, याद रखना जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा फ्लोरीन और ऑक्सीजन उतने ज्यादा स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ध्यान रखना ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के साथ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और फ्लोरीन स्टेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है और वो अच्छे से ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं इनके साथ। ठीक है, क्योंकि मेटल में मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन करेंगे तो सबसे अच्छा ऑक्साइड फॉर्मेशन करते हैं। फोर्थ बात की मैं बात करता हूँ, आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। ठीक है, स्टेबिलिटी। हाँ, अगर बात करें हम एसिडिटी या बेसिसिटी या अम्लीयता या क्षारीयता की ऑर्डर की बात करें तो ध्यान रखना एसिडिक होगा उस वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट मींस ये कह सकते हैं जिसकी जो भी कंपाउंड के ऑक्साइड हो, ट्रांजिशनल एलिमेंट के ऑक्साइड हो, मेटल्स के ऑक्साइड हो, उनकी जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा कंपाउंड में कौन, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, उतना ज्यादा एसिडिक वो होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जिसमें जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। कोई दिक्कत आता है नहीं, तो एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से कि क्या क्या एक्सेप्शन थे। वो डी ब्लॉक में हमने बताई कॉपर क्यों शो करता है, ये पूछ लेते हैं। मैक्सिमम ऑक्सीजन प्लस 7 शो करता है। ट्रांजिशन आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। आयनिक कंपाउंड आपको पता होगा कि जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जिस एटम्स के बीच में मैक्सिमम होता है, जैसे बात कर लेते हैं NaCl की, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलेशन होता है, तो इसलिए इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड। तो मतलब आयनिक बॉन्ड के बारे में बताया है ना, कि आप तुम सोच लो ट्रांजिशन एलिमेंट से बताया है। ट्रांजिशन एलिमेंट में ये आयनिक बॉन्ड के बारे में एग्जांपल लिखा हुआ है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से होता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से होता है। और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है तो उसके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से लिख लीजिए, आगे भी कहता हूँ मैं, तब तक लिखो आप। चलो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद जो इसके गुणधर्म बचे हुए चार, दो, एक तो बच्चा हुआ है क्या, संकुल यौगिक का निर्माण और कैसे कैसे करता है, जो अंतरकाशीय संकुल यौगिक का निर्माण करना है, और एक चुंबकीय गुण स्थिति पढ़ना है। उसके बाद ये डी ब्लॉक खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो हम कल पढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ तक आप अच्छे समझ गए होंगे। मैं फिर दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस, दूसरा पढ़ा था मेटालिक नेचर, आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड नंबर पे पढ़ा है मेटालिक नेचर, फोर्थ नंबर पढ़ा है हमने ऑक्सीजन स्टेट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आज हमने पढ़ा है। थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग फॉर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़, और नोटिफिकेशन का दबा दें बटन, साथ ही लोगों में शेयर करें, FB पर वगैरह या इंस्टाग्राम, FB, ट्विटर, जहाँ भी करें शेयर करें। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, अगला पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम कल। ठीक है, मिलते हैं कल।